लाइब्रेरी का लाइब्रेरी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछता है कि अम्बेडकर आपने इस लाइन को क्यों मिटाया, ऐसी इन लाइनों में क्या कमी थी? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो आपने पहली लाइन लिखी है, व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता है, ये बिल्कुल सही है। जो आपने दूसरी लाइन लिखी है, महापुरुष जन्म लेता है और मर जाता है, ये Good evening to respected all people and my dear friends. I am Dr. Bhimrao Ambedkar. I was born on 14 April 1891. My father's name is Ramji Maloji Sakmar. My mother's name is Bhimrabai. I was the first person from India to get a doctorate of economics from a foreign institution. I was the first Prime Minister of independent India. I was given the title of Bharat Ratna in 1990. I like the religion which teaches liberty, equality and fraternity. I am also known as the father of the Indian Constitution. I think they cannot make history who forget history. Life should be great rather than long. Be educated, be organized. जय भीम, जय भारत। क्या आज इस शकूरपुर की धरती पर बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा साहब की वजह से आज इतना सक्षम हो गए कि हम बाबा साहब को याद कर सके, बाबा साहब को नमन कर सके, बाबा साहब के संघर्ष को याद करके उनको श्रद्धांजलि दे सके। आज हम इस लायक हो गए सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत ही हो पाया। बाकी उससे पहले तो हम पैरों की धूल के बराबर थे। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ के सतारा जिले में हुआ था। बाबा साहब ही थे वो जिन्होंने हमें ये सिखाया कि इंसानों का जीवन जिया कैसे जाता है। बाबा साहब ने हमें ये सिखाया कि हम अपनी अगर कोई सामने वाला अगर हमारी तौहीन करता तो अपनी उस बेइज्जती का जवाब हम कैसे दे सकते, ये बाबा साहब ने हमें सिखाया। बाबा साहब ही थे, उन्होंने बताया कि शिक्षा का महत्व आपके जीवन में क्या है। बाबा साहब ने सिर्फ 3 चीजों के ऊपर जोर दिया, क्योंकि बाबा साहब विश्व में, भारत में ही नहीं विश्व में सबसे ज्यादा ज्ञानी थे। बाबा साहब ने 32 डिग्रियों का ज्ञान हासिल कर रखा था, क्योंकि आज तक किसी ने एकत्रित नहीं किया। हम लोग BA MA करने के बाद लगता है कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन बाबा साहब ने 6 PhD की, 6 विषयों में PhD की। बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब 24 घंटे में 16 से 18 घंटे पढ़ाई किया करते थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस दबे कुचले समाज, बहुजन समाज को वो ऊपर उठा सके, उनकी हक अधिकार की बात करने के लिए वो इस तरीके की शिक्षा का अध्ययन करते थे कि इसके माध्यम से मैं इनके लिए ऐसे रास्ते तय कर दूं कि इनको कोई दिक्कत ना आए। वो बाबा साहब ही थे। आज जो हम बड़े खुश होते हैं ना कि नेता हमारे घर पे वोट मांगने के लिए आते हैं और हमारी जी हजूरी करते, हाथ जोड़ते हैं, पैर पूजते हैं, और हमें बड़ा फक्र होता है, देखो जी नेता हमारे पैरों में झुक गया। आप लोगों को सोचना चाहिए और मंथन करना चाहिए कि जो जितने भी नेता आपके कदमों में आकर के झुकते हैं, गरीब से गरीब लोगों के कदमों में आकर के झुकते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं और आपकी चौखट पर एक बार नहीं बार ना करने के लिए आते हैं कि आप उनको वोट दीजिए। इसकी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने की थी, किसी भाई के लाल ने नहीं की। लोग कहते हैं बाबा साहब ने तो सिर्फ दलित समाज के लिए ही काम किया, बाबा साहब ने तो सिर्फ और सिर्फ जमात जाति के लिए काम किया। मैं कहती हूँ भाई एक गलत सोच। बाबा साहब कोई छोटी सी जगह के लिए संकुचित मत करिए। बाबा साहब को अगर जानना है तो संविधान को पढ़िए, बाबा साहब को जानना है तो आपको आर्टिकल 340 को पढ़िए, फिर पता चलेगा आपको कि बाबा साहब ने SC ST के लिए नहीं किया, बाबा साहब ने OBC के लिए नहीं किया। और बाबा साहब ही थे वो बाबा साहब ही थे जब
पद से इस्तीफा दिया था। वो बाबा साहब ही थे जो ओबीसी के लिए पहले और अंतिम जो स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून मंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया सिर्फ और सिर्फ ओबीसी समाज के आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू नहीं करने की वजह से। महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता था, एक पुरुष 2-2, 3-3 शादियां कर लिया करता था और महिलाएं बड़े कुड़कुड़ के बड़ा मुश्किल से अपना जीवन रो के लिए निकालती थी, नहीं करती थी। लेकिन धन्य हो बाबा साहब, आपने हिंदू कोड भी बनाया, विवाह विच्छेद अधिनियम बनाया, जो कि 1956 और 56 में जाकर उनको लागू किया। लेकिन जब भी लागू हुआ, लेकिन यह है कि महिलाओं की स्थिति सुधरी। कैसे सुधरी? जो भारत की जो हिंदू व्यवस्था के अंतर्गत जो रीति रिवाज के अंतर्गत जो शादी करते हैं, बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जब एक पत्नी आपकी है तो दूसरी पत्नी का आपका विवाह नहीं कर पाओगे। अगर दूसरी पत्नी का अगर आप विवाह करते हो दूसरी स्त्री से, तो आपको जेल का मुंह देखना पड़ेगा। तो ऐसे व्यवस्था, ऐसा डर उन्होंने बना दिया कि जिससे कि महिला की स्थिति को सुरक्षित किया जा सके। बाबा साहब ने हर पल हर जगह पर महिला के लिए सोचा। कई बार होता है कि महिलाएं जिनके संतान नहीं होती, उनके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की। अगर संतान नहीं है तो वो बच्चा गोद ले सकती है, वो बच्चा लीगल बच्चा कहलाएगा, वो कानून के तहत लिया हुआ उसका बारिश उसका कहलाएगा। ऐसी व्यवस्था बाबा साहब ने उनके लिए कर दी। लेकिन हमारे देश की महिलाएं आज भी अंधविश्वास और पाखंड में इतनी लिप्त है कि वो अपनी खुद की कमाई, अपने पति की कमाई को यूं ही लुटा देती है। वो ये नहीं सोचती कि इस पैसे से मैं अपने बच्चे का फ्यूचर बना सकती, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए उस पैसे को मैं कहीं ना कहीं प्रयोग कर सकती हूँ, उस पैसे को जो व्यर्थ न जाने दूं। तो हमारी महिलाओं को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि जो व्यवस्था बाबा साहब हमारे लिए बना के गए, बाबा साहब ने कहा कि अगर आपको किसी से अपने हक अधिकार की बात करनी है, अगर आपको अपने किसी हक अधिकार को लेकर के किसी के सामने अपने राइट को अगर पहचानना है, तो आपको सबसे पहले शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा। हमें पढ़ाई पर बहुत जोर देना पड़ेगा। कम खा लीजिए, एक रोटी कम खा लीजिए चलेगा, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि बच्चे आपके जब पढ़ जाएंगे ना, तो वो किसी के रुकने वाले नहीं है। चाहे सामने कोई भी बैठा हो, वो मुंह तोड़ उनका जवाब देगा, क्योंकि उसके पास शिक्षा होगी, ज्ञान होगा। उस समय पर बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया हमारे समाज के लिए। पहली पंक्ति थी, व्यक्ति जन्म लेता और मर जाता है। दूसरी लाइन थी, महापुरुष जन्म लेता है और मर जाता है। तीसरी लाइन थी, महापुरुष की विचारधाराएं कभी नहीं मरती। जब इन लाइनों पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की नजर जाती है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस दीवार के पास में जाते हैं और वो तीसरी नंबर की लाइन को क्रॉस कर देते हैं, मिटा देते हैं। तीसरी नंबर की लाइन कौन सी? महापुरुष की विचारधाराएं कभी नहीं मरती। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस लाइन को मिटा देते हैं, लाइब्रेरी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछता है कि अम्बेडकर, आपने इस लाइन को क्यों मिटाया? ऐसी इन लाइनों में क्या कमी थी? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो आपने पहली लाइन लिखी है, व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता है, ये बिल्कुल सही है। जो आपने दूसरी लाइन लिखी है, महापुरुष जन्म लेता और मर जाता है, ये भी बात सत्य है। लेकिन जो आपने तीसरी लाइन लिखी है, महापुरुष की विचारधाराएं कभी नहीं मरती है, बिल्कुल गलत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा कि गलत कैसे है, और गलत है तो सही क्या है? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े गर्व के साथ में कहा, यदि महापुरुष की विचारधारा को फैलाने वाले उसके फॉलोअर्स नहीं है, तो महापुरुष की विचारधाराएं भी मर सकती है। इसलिए हम हर दिन हर रोज जिस मसीहा ने हमको एक खूबसूरत ढांचा दिया है, जिस मसीहा की वजह से हमारे शरीर पर रंग बिरंगे कपड़े आए हैं, उसके विचारों को मरने जाए, इसलिए हर दिन प्रतिदिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महापुरुषों को याद करते हैं। अब बात ये आती है, मैं वकील हूं और मेरा डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से संबंध है। हम लोग बाबा साहब के जीवन की बातें खूब बताते हैं, लेकिन दोस्तों, मैं बाबा साहब
संविधान को जब देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रियम्बल लिखा। अगर उस प्रियम्बल को मैं बात करना चाहूँ तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ उस प्रियम्बल के लिए लगातार 3 दिन तक बोल सकता हूँ, लेकिन 3 दिन तक मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। तो मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के आर्टिकलों के इतिहास के बारे में देखा तो मुझे रोचक कहानी का पता लगा। वो कौन सी कहानी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब अपनी बुद्धिमत्ता से स्कूल में जा रहे थे, पढ़ रहे थे, ज्ञान हासिल कर रहे थे, तभी समाज के लोग बाबा साहब की 14 अप्रैल की जयंती मनाने लगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जब जयंती मनाते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर उनकी समाज के लोग गले में माला डालते। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते कि मैं माला डलवाकर नेता नहीं बनना चाहता, मुझे योद्धा बनना है। बाबा साहब को ये बात याद थी कि मेरे जाने के बाद मेरी समाज के लोग 14 अप्रैल की जयंती जरूर मनाएंगे। इसलिए दोस्तों याद रखना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के अंदर फंडामेंटल जब लिखना चालू किया तो फंडामेंटल का शुरुआत भी आर्टिकल 14 से शुरू किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 14 से शुरू किया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब आर्टिकल लिखते फंडामेंटल राइट को पूरा करने के बाद जब आर्टिकल 31 खत्म हुआ तो बाबा साहब के दिमाग में, बाबा साहब के जहन में 1932 का इतिहास आया। 1932 का क्या इतिहास? पुनः पेश किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 लिखा और ये कहा कि जिस दिन तुम्हारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेंस होगा, उसलिए मैं फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 32 लिख रहा हूँ, वो आपको प्रोटेक्शन की गारंटी प्रदान करेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर आर्टिकल के पीछे इतिहास लिखा है। दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब आर्टिकल 41 को लिखा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन के 1942 के इतिहास को याद किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 1942 का इतिहास क्या था? जब वाइसराय काउंसिल के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लेबर डिपार्टमेंट के प्रमुख बने थे और लेबर समाज के लिए काम किया था, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लेबर के लिए आर्टिकल 31 श्रम अधिकार और उसकी प्रतिभूति और श्रमता के आधार पर महिला को प्रसूति की अधिकार की गारंटी प्रदान की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर आर्टिकल के पीछे इतिहास लिखा है। हम लोग जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की थीसिस और जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के थॉट को समझ लेंगे, मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर आर्टिकल के पीछे एक लॉजिक प्रदान किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा, आर्टिकल 394 में लिख दिए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने एक प्रश्न आया कि मैंने सारी व्यवस्थाएं कानून में, संविधान में लिख दी है और कुछ भी बचा नहीं है। तो दोस्तों याद कीजिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने याद किया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ध्यान रुस्तम शेख के बंगले पर गया। रुस्तम शेख कौन था? रुस्तम शेख दो महापुरुष था जिन्होंने ज्योतिबा फुले को पहली पाठशाला खुलवाने के लिए जो मकान दिया था, वही रुस्तम शेख था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब रुस्तम शेख के मकान की तरफ देखा तो उस मकान का नंबर 395 था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का आर्टिकल 395 लिखकर संविधान का हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जहन में जो क्या बातें थी उसको नहीं जानते। दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही है, क्या कही है कि मेरे जिस दिन विचारों को मान लेंगे उस दिन आप वास्तव में इंसान बन जाएंगे। लेकिन हमारे समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयकार करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जब जयंती आती है फूल और मालाएं चढ़ा देते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को आत्मसात नहीं करते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को कौन आत्मसात करता है वो भी मैं आपको 2 मिनट में बता देना चाहता हूँ। वो कैसे आत्मसात किया जाता है और कौन लोग करते हैं। दोस्तों 2022 के अंदर दुनिया के अंदर 240 कंट्री हैं और 240 कंट्री में से 195 कंट्री संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता प्राप्त कंट्री है। 2022 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की
195 कंट्री में से 122 कंट्री के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। लेकिन 2023 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती गर्व करना 195 देशों में से 195 देशों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई। लेकिन हम लोग जयंती मनाते हैं, लेकिन जयंती निकलने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को आत्मसात नहीं करते। जिस दिन आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को आत्मसात कर लिया तो मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ इस देश का भाग विधाता बाबा साहब के सपनों का भारत उदय हो जाएगा। लेकिन हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू पर जाने करके माला पहनाते और फोटो खिंचवाते हैं, यहाँ तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का 5% भी अपने जीवन को उतार करके नहीं देखते। यही हमारे समाज का दुर्भाग्य है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए कहा जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए काम किया है। मैं कहता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने SC ST ओबीसी के लिए नहीं किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संपूर्ण भारत के लिए काम किया। कैसे काम किया दोस्तों? आपको याद होगा 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, और जब आजाद हुआ तो भारत के सामने अंग्रेजों ने कंडीशन रखी। क्या कंडीशन रखी? कि भारत को लाख माउंट बैटन योजना के तहत आजाद तो कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाएगा, जब तक अंग्रेजों का कानून, हुकूमत, नियम लागू रहेंगे। मित्रों, जब शौर्य की, शक्ति की, साहस की, बुद्धि की, बल की, संघर्ष की, चुनौती की, या कहीं भी दुनिया में सबसे बड़ा इतिहास लिखने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं 5000 साल पुरानी व्यवस्था को बदल करके और एक अच्छा संविधान देने वाले, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देने वाले पर पूछे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर अपने समाज से निकल करके आ जाते हैं। तो तब कहता हूँ कि बहारे बाबा साहब कमाल कर दिया। एक पंक्ति 1950 से पहले की और एक पंक्ति 1950 से बाद की, और देश विदेश तक वो कविता लहरी और वो कविता पहुंची। उस कविता को कहने की बात कहता हूँ क्योंकि भाई ललित बैरवा जी हमारे बीच में बैठे हैं, बड़े भाई मिलिंदर गौतम जी दिल्ली के सांस्कृतिक धरोहर हमारे बीच में बैठे हुए हैं, पवन नागर जो न जाने कितने वीर सैनिक जिनकी बदौलत आज सांस ले पा रहे हैं। कहने की कोशिश करता हूँ बहारे बाबा साहब कमाल कर दिया। अरे बहारे बाबा साहब लगे कि वास्तव में बाबा साहब ने कमाल किया है तो अपने हाथ खोलिएगा कि बहारे बाबा साहब कमाल कर दिया। अरे बहारे बाबा साहब कमाल कर दिया और कुछ मिलाते वाला माल कर दिया। अरे बहारे बाबा साहब कमाल कर दिया और कुछ मिलाते वाला माल कर दिया। अरे रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था। अरे रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, और संविधान लिखकर तुमने कमाल कर दिया। बहारे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया। और एक कमाल उन्होंने क्या किया मित्रों? एक पंक्ति 1950 से पहले की, एक पंक्ति 1950 से बाद की। कहने की कोशिश करता हूँ कि बहारे बाबा साहब कमाल कर दिया और कुछ भी ना थे माला माल कर दिया। और रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, और संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी। अरे यहाँ बुजुर्ग साथी बैठे, आपको इतिहास पता होगा मित्रों, हमारे गले में मटका हुआ करता था कि अगर हम थूके तो जमीन है पवित्र ना हो पाए, उस मटके के अंदर ही थूक जाए। अगर हम चले तो हमारे पैरों के निशान से धरती पवित्र ना हो पाए, पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी जिससे कि आपके पैरों के निशान जो है मिटा दिए जाए। तो लेकिन बाबा साहब ने क्या बड़ा परिवर्तन किया कि बहारे बाबा साहब कमाल कर दिया और कुछ भी नाते माला माल कर दिया। और रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया।